और आज का हमारा जो मिशन है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण मिशन है। हाँ बिल्कुल, वो है डेटा संग्रह। मतलब जानकारी असल में कैसे जुटाई जाती है, इसके सबसे महत्वपूर्ण और कुछ चौंकाने वाले पहलुओं को हम सामने लाएंगे। ये समझना कि ये जो आंकड़े हैं, ये कैसे हमारे हर छोटे बड़े निर्णय को प्रभावित करते हैं। तो इस विषय में गहराई से गोता लगाने से पहले एक छोटी सी स्थिति की कल्पना करते हैं। चलिए, एक उदाहरण से शुरुआत करना हमेशा अच्छा रहता है। हाँ, तो मान लीजिए एक बहुत बड़ी कंपनी है, एक्स कंपनी लिमिटेड, और पिछले 2 वर्षों से लगातार उसके मुनाफे में गिरावट आ रही है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए एक डरावना सपना है। जाहिर है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बहुत परेशान हैं, रोज मीटिंग्स हो रही हैं और वे इस गिरावट का सटीक कारण जानना चाहते हैं। अब इसका समाधान सिर्फ अंदाजे लगा के या हवा में बातें करके तो निकलेगा नहीं, है ना? बिल्कुल नहीं। हवा में तीर चलाने से तो कंपनी और डूब जाएगी। सही कहा। तो इसका एकमात्र ठोस जवाब कहाँ से आएगा? प्रासंगिक और सटीक डेटा से। ये एक बहुत ही सटीक और व्यावहारिक परिदृश्य है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब भी डेटा शब्द का जिक्र होता है तो अक्सर लोगों के दिमाग में केवल कुछ रैंडम संख्याएं या उबाऊ स्प्रेडशीट उभर कर आती हैं। लगता है जैसे किसी बहुत ही नीरस गणित की बात हो रही हो। हाँ, वो एक्सेल शीट्स और अनगिनत कॉलम्स। बिल्कुल, लेकिन ये उससे कहीं अधिक है। स्रोत स्पष्ट रूप से बताता है कि डेटा केवल संख्याएं नहीं है, ये विशिष्ट उद्देश्यों के लिए एकत्रित की गई मात्रात्मक जानकारी है, क्वांटिटेटिव जानकारी। क्वांटिटेटिव मतलब जिसे मापा जा सके। हाँ, ये किसी भी तार्किक निर्णय लेने का मूल आधार है। अगर उस एक्स कंपनी लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सही दिशा चुननी है तो उनके पास जो इनपुट आ रहा है वो बिल्कुल सटीक होना चाहिए। चाहे वो उनके उत्पादन की लागत हो या फिर पिछले साल का मुनाफा हो या कर्मचारियों की औसत उम्र ही क्यों ना हो, जब तक जानकारी को मात्रात्मक रूप में नहीं मापा जाएगा, कोई भी सांख्यिकीय तकनीक, कोई भी स्टैटिस्टिक्स काम नहीं कर सकती। इसका सीधा सा मतलब है कि जानकारी जुटाने का ये जो पहला कदम है, वही सबसे जरूरी है। हाँ, वही तय करता है कि आगे की पूरी दिशा क्या होगी। स्रोत के अनुसार मैंने पढ़ा कि मोटे तौर पर इस डेटा को 2 प्रमुख श्रेणियों में बांटा जाता है, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। सही। प्राइमरी डेटा के बारे में कहा गया है कि ये वो ओरिजिनल डेटा है जो पहली बार किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए इकट्ठा किया जाता है। लेकिन मुझे यहाँ थोड़ी उलझन हो रही थी पढ़ते समय। कैसी उलझन? स्रोत ये भी कहता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के बीच का अंतर केवल डिग्री का अंतर है। ये बात थोड़ी अजीब लगी। अच्छा, मेरा मतलब है, ऐसा कैसे हो सकता है कि जो डेटा एक व्यक्ति के लिए प्राइमरी है वही किसी दूसरे के लिए अचानक से सेकेंडरी बन जाए? ये उलझन बहुत स्वाभाविक है और यहीं पर यह विषय अपनी असली गहराई दिखाता है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो कोई भी डेटा जन्म से प्राइमरी या सेकेंडरी नहीं होता। अच्छा, जन्म से नहीं होता? नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसका उपयोग कौन कर रहा है और कैसे कर रहा है। इसे एक बड़े उदाहरण से समझते हैं। बताइए। जब सरकार देश भर में जनसंख्या की जनगणना करती है, मतलब पॉपुलेशन सेंसस करती है, तो सरकार के लाखों कर्मचारी घर घर जाकर पहली बार वो जानकारी जुटाते हैं। हाँ, वो लोग फॉर्म लेके आते हैं। बिल्कुल। तो सरकार के लिए वो पूरी तरह से प्राइमरी डेटा है। उन्होंने खुद मेहनत की और पहली बार उसे जुटाया। लेकिन मान लीजिए कि कुछ साल बाद कोई स्वतंत्र शोधकर्ता या कोई अर्थशास्त्री कोई अर्थशास्त्री उसी सरकारी डेटा का उपयोग अपने किसी रिसर्च पेपर के लिए करता है। उस शोधकर्ता ने खुद जाकर लोगों से सवाल तो नहीं पूछे ना? नहीं, उसने तो बस छपी हुई रिपोर्ट पढ़ ली। सटीक बात। उसने सरकार द्वारा जुटाए गए आंकड़ों का सीधा इस्तेमाल किया। तो उस शोधकर्ता के लिए वही सेम डेटा अब सेकेंडरी डेटा बन गया है। ओह, अब ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो गई। मतलब नजरिए का फर्क है। बिल्कुल, नजरिए और स्रोत का। अगर हम वापस अपनी उस डूबती हुई एक्स कंपनी लिमिटेड के उदाहरण पर लौटें, तो यदि कंपनी सीधे अपने कर्मचारियों के पास जाती है और उनसे उनकी समस्याओं के बारे में सवाल पूछती है, तो वो उनके लिए प्राइमरी डेटा का स्रोत बन जाता है। एकदम सही। लेकिन जरा सोचिए, हमेशा सीधे मैदान में उतरना संभव तो नहीं होता। एक बहुत बड़ी कंपनी के लिए जिसके हजारों कर्मचारी हों, हर बार सीधे बात करना समय और पैसे दोनों की बहुत बड़ी बर्बादी हो सकती है। हाँ, और शायद इसीलिए लोग सेकेंडरी डेटा की तरफ इतना रुख करते हैं। बिल्कुल। और मेहनत की भारी बचत करता है। कई बार किसी अकेले व्यक्ति या छोटी संस्था के लिए देश की राष्ट्रीय आय या अलग-अलग देशों के आयात निर्यात का प्राइमरी डेटा जुटाना सच में असंभव होता है। जाहिर सी बात है, कोई अकेला इंसान पूरे देश की आय कैसे नापेगा? हाँ,
ऐसे में सेकेंडरी डेटा ही एकमात्र व्यावहारिक विकल्प बचता है। स्रोत में इसके कई प्रकाशित और अप्रकाशित स्रोतों का काफी विस्तार से जिक्र है। हाँ, प्रकाशित स्रोतों की सूची तो मैंने देखी, काफी लंबी है। इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के प्रकाशन आते हैं, जैसे सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन भी हैं, जैसे यूएनओ, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। इसके अलावा फिक्की की रिपोर्ट और इकोनॉमिक टाइम्स जैसे जर्नल्स भी शामिल हैं। और आज के इंटरनेट युग में तो हर जगह जानकारी बस बिखरी पड़ी है। बिल्कुल, जानकारी की कोई कमी नहीं है। लेकिन एक मिनट, किसी और के द्वारा जुटाए गए डेटा पर पूरी तरह निर्भर रहने में एक बहुत बड़ा जोखिम नहीं है? हमें कैसे पता चलेगा कि उन्होंने डेटा इकट्ठा करते समय कोई बड़ी गलती नहीं की? और यही वो बिंदु है जहां एक बहुत बड़ी चेतावनी सामने आती है। इसी संदर्भ में स्रोत में बाउले का एक बहुत ही सटीक उदाहरण दिया गया है। बाउले का? हाँ, और इस पर गहराई से ध्यान देना चाहिए। बाउले कहते हैं, प्रकाशित या अप्रकाशित आंकड़ों को उनके अर्थ और सीमाओं को जाने बिना उनके वास्तविक रूप यानी फेस वैल्यू में स्वीकार करना कभी भी सुरक्षित नहीं है। फेस वैल्यू पर स्वीकार नहीं करना चाहिए? बिल्कुल। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि सिर्फ इसलिए कि कोई डेटा किसी बहुत बड़ी रिपोर्ट में छपा हुआ है या इंटरनेट पर किसी अच्छी वेबसाइट पर मौजूद है, उस पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये तो बहुत ही डरावनी बात है। इसका मतलब है कि हमारी कंपनी एक्स कंपनी लिमिटेड अगर किसी पुरानी इंडस्ट्री रिपोर्ट के आधार पर अपनी रणनीति बदल ले बिना उसे परखे, तो फिर मुनाफे की जगह और भी बड़े गड्ढे में गिर सकते हैं। तो फिर खुद को इन खतरों से कैसे बचाया जाए? स्रोत में मैंने पढ़ा कि सेकेंडरी डेटा का उपयोग करने से पहले परीक्षण के 3 सख्त नियमों का जिक्र है। वे 3 नियम डेटा की छंटनी के लिए एक छलनी की तरह काम करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला नियम क्या है? पहला नियम है उपयुक्तता, या अंग्रेजी में कहें तो सूटेबिलिटी। इसका मतलब है कि जो डेटा आपके सामने है, क्या वो वास्तव में आपके अध्ययन के उद्देश्य से मेल खाता है? मतलब क्या वो उसी चीज के बारे में है जो हम ढूंढ रहे हैं? हाँ, मान लीजिए एक्स कंपनी लिमिटेड की जांच का उद्देश्य अपने कर्मचारियों की कुल सैलरी का अध्ययन करना है, जिसमें उन्हें मिलने वाले सभी भत्ते और पर्क शामिल हों। टोटल पैकेज। सही। लेकिन जो सेकेंडरी डेटा उपलब्ध है वो केवल उनकी बेसिक पे के आंकड़े दिखाता है। ओह, तो ऐसी स्थिति में वो डेटा उस अध्ययन के लिए पूरी तरह से अनुपयुक्त है। उसे इस्तेमाल करना एक बहुत बड़ी भूल होगी। ये एक बेहतरीन उदाहरण है। डेटा भले ही 100% सही हो, लेकिन अगर वो आपके काम का नहीं है तो वो आपके लिए बेकार है। बिल्कुल। दूसरा नियम जो स्रोत में बताया गया है वो है विश्वसनीयता, यानी रिलायबिलिटी। इसमें ये देखना होता है कि डेटा इकट्ठा करने वाला व्यक्ति या संस्था निष्पक्ष थी या नहीं। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। क्या फील्ड वर्क की सटीकता की ठीक से जांच की गई थी? क्या डेटा को संपादित करने में सावधानी बरती गई? जाहिर है, अगर डेटा किसी सरकारी या अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जुटाया गया है तो उसे किसी निजी संगठन की तुलना में अधिक विश्वसनीय ही माना जाता है। सही कहा। और तीसरा नियम है पर्याप्तता, मतलब एडिक्वेसी। ये पर्याप्तता से क्या मतलब है यहाँ? पर्याप्तता का अर्थ है कि डेटा की मात्रा अध्ययन के सटीक निष्कर्ष निकालने के लिए काफी होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर, यदि देश की प्रति व्यक्ति आय के रुझान को समझने के लिए पिछले 10 साल के डेटा की जरूरत है, लेकिन उपलब्ध जानकारी केवल पिछले 5 साल की ही है, तो ये डेटा पर्याप्त नहीं है, क्योंकि वो आधा अधूरा सच बताएगा। एकदम सही। इन तीनों परीक्षणों, उपयुक्तता, विश्वसनीयता और पर्याप्तता पर खरा उतरने के बाद ही किसी भी सेकेंडरी डेटा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लेकिन एक स्थिति ऐसी भी तो हो सकती है जहां सेकेंडरी डेटा इन परीक्षणों में फेल हो जाए। बिल्कुल हो सकती है। या फिर वो डेटा दुनिया में कहीं मौजूद ही ना हो। जैसे अगर एक्स कंपनी लिमिटेड ने एक बिल्कुल नया टीवी विज्ञापन बनाया है और वे ये जानना चाहते हैं कि दर्शकों पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। ये जानकारी तो किसी पुरानी किताब या सरकारी रिपोर्ट में नहीं मिलेगी ना। बिल्कुल। तब तो मैदान में उतरकर प्राइमरी डेटा ही जुटाना पड़ेगा। कोई और विकल्प नहीं है। स्रोत में प्राइमरी डेटा इकट्ठा करने के कई तरीके बताए गए हैं। पहला तरीका है अवलोकन विधि, जिसे ऑब्जर्वेशन मेथड कहते हैं। ये नाम से तो बहुत ही आसान लगता है, जैसे बस चुपचाप खड़े होकर लोगों को देखना। सामान्य भाषा में देखना और वैज्ञानिक अवलोकन में बहुत बड़ा अंतर होता है। अच्छा। हाँ, स्रोत इस बात पर विशेष जोर देता है कि अवलोकन केवल देखना नहीं है। इसमें 3 जटिल मानसिक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं: संवेदना, ध्यान और धारणा। संवेदना, ध्यान और धारणा। अंग्रेजी में कहें तो सेंसेशन, अटेंशन और परसेप्शन।
मुझे इन तीनों के बीच का व्यावहारिक अंतर समझना है। इसे थोड़ा और स्पष्ट किया जा सकता है श्रोताओं के लिए? बिल्कुल। इसे एक व्यापार मेले के उदाहरण से समझते हैं। संवेदना यानी सेंसेशन बस ये है कि आपकी आंखें काम कर रही हैं और आप देख रहे हैं कि मेले में ग्राहक आ रहे हैं और जा रहे हैं। मतलब सिर्फ शारीरिक रूप से देखना? हाँ। फिर आता है ध्यान यानी अटेंशन। ये तब होता है जब आप सक्रिय रूप से ये नोटिस करते हैं कि ज्यादातर ग्राहक एक खास रंग के उत्पाद की तरफ ही मुड़ रहे हैं। अब दिमाग काम कर रहा है। और धारणा या परसेप्शन वो विश्लेषणात्मक हिस्सा है जहां आप ये समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या उस उत्पाद की पैकेजिंग आकर्षक है, या वहां रोशनी बेहतर है, या कीमत कम है? बहुत दिलचस्प। इस विधि में शोधकर्ता दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय सीधे घटनाओं को देखकर खुद जानकारी जुटाता है। ये तो बहुत ही शानदार तरीका है। इसमें किसी से कुछ पूछने की या किसी को परेशान करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक बाधा दिखाई देती है। कैसी बाधा? जब लोगों को ये पता चलता है कि कोई उन्हें बहुत ध्यान से देख रहा है या कोई उनके व्यवहार को नोट कर रहा है, तो वो स्वाभाविक नहीं रहते। ये बात तो है। वे अपना व्यवहार बदल लेते हैं। एक कर्मचारी जिसे पता है कि बॉस उसे देख रहा है, वो सामान्य दिनों की तुलना में बहुत अलग तरीके से, शायद बहुत तेजी से काम करेगा। और यही इस विधि की सबसे बड़ी सीमा है। जब इंसान को पता होता है कि वो निगरानी में है, तो उसका व्यवहार कृत्रिम हो जाता है। वो बनावटी व्यवहार करने लगता है। बिल्कुल। और इसी सीमा को पार करने के लिए प्राइमरी डेटा का दूसरा महत्वपूर्ण उपकरण इस्तेमाल किया जाता है, साक्षात्कार विधि या इंटरव्यू मेथड। ये बिजनेस रिसर्च में बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। सिर्फ सवाल जवाब करना दिल। ये केवल एक साधारण बातचीत नहीं है, बल्कि इसमें हाव भाव, चेहरे के भाव और सामने वाले के हिचकिचाने के तरीके पर भी ध्यान दिया जाता है। इसके दो मुख्य रूप होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष साक्षात्कार तो सीधा सीधा है। जैसे अगर ये जानना हो कि किसी विश्वविद्यालय के छात्रों की खर्च करने की आदतें क्या हैं, तो सीधे कैंपस जाकर छात्रों से सवाल पूछे जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन जो अप्रत्यक्ष तरीका है, वो किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म जैसा लगता है। जब सीधे जानकारी देने वालों से बात करना संभव न हो, तब ये तरीका कैसे काम करता है? अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत साक्षात्कार तब काम आता है जब विषय बहुत संवेदनशील हो। मान लीजिए किसी सरकारी कार्यालय में रिश्वतखोरी के पैटर्न का पता लगाना है। अब कोई सीधे तो बोलेगा नहीं कि हाँ, मैं रिश्वत लेता हूँ। बिल्कुल। कोई भी व्यक्ति सीधे पूछे जाने पर यह नहीं मानेगा कि वो रिश्वत लेता है। ऐसे मामलों में अप्रत्यक्ष रूप से तीसरे पक्षों या गवाहों से जानकारी लेनी पड़ती है, जो उस स्थिति के बारे में जानते हों। स्रोत में सीबीआई जांच का एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। जब सीबीआई अपराधों के बारे में सुराग इकट्ठा करती है, तो वे हमेशा सीधे अपराधी से नहीं पूछते, बल्कि आसपास के लोगों और गवाहों से अप्रत्यक्ष रूप से जानकारी जुटाते हैं। ये तरीका सच में बहुत ही चालाकी भरा और प्रभावी है। स्रोत में एक और तरीके का जिक्र है, स्थानीय रिपोर्टर या संवाददाताओं का इस्तेमाल करना। हाँ, कॉरेस्पॉन्डेंट्स। न्यूज़ चैनल या सरकार अक्सर बहुत बड़े क्षेत्रों को कवर करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ये सस्ता भी है और तेज भी, लेकिन स्रोत स्पष्ट रूप से चेतावनी देता है कि इसके नतीजे बहुत रफ और अनुमानित होते हैं। और इसमें रिपोर्टर का अपना पूर्वाग्रह, अपना बायस भी तो आ सकता है। सही बात है। ये चेतावनी बहुत महत्वपूर्ण है। जब बस एक सामान्य आइडिया चाहिए और सटीकता बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, तब स्थानीय रिपोर्टर ठीक है। लेकिन अगर किसी कंपनी के अरबों रुपए का निवेश दांव पर हो, तो इतनी ढीली जानकारी पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। तो फिर क्या विकल्प बचता है? जब बहुत बड़े पैमाने पर अत्यधिक सटीक डेटा चाहिए होता है, तो जांच के दो सबसे बड़े और असली हथियार मैदान में आते हैं, प्रश्नावली और अनुसूची। अंग्रेजी में जिन्हें क्वेश्चनर और शेड्यूल कहते हैं। बिल्कुल। ये दोनों ही सवालों की क्रमबद्ध सूची होते हैं, लेकिन इनके इस्तेमाल का तरीका बिल्कुल अलग है। इन दोनों के बीच का अंतर वाकई गहराई से समझने वाला है। प्रश्नावली की बात करें तो ये डाक द्वारा या ईमेल से सूचना देने वाले व्यक्ति को भेजी जाती है। इसमें व्यक्ति खुद सवालों को पढ़ता है और खुद ही फॉर्म भरता है। अगर उस एक्स कंपनी लिमिटेड को देश भर में फैले अपने लाखों ग्राहकों से फीडबैक लेना हो, तो यह सबसे सस्ता और बेहतरीन तरीका है। हाँ, लागत के हिसाब से ये सबसे अच्छा है। और इसमें शोधकर्ता का कोई व्यक्तिगत प्रभाव या दबाव भी नहीं होता। व्यक्ति आराम से अपने घर पर बैठकर अपने समय के अनुसार जवाब दे सकता है। ये इसका सबसे बड़ा फायदा है, लेकिन इसकी कमियां भी उतनी ही गंभीर हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग अक्सर इसे भरकर वापस ही नहीं भेजते। ये तो है, मेरे खुद के इनबॉक्स में ऐसे कई सर्वे ईमेल पड़े रहते हैं। इनबॉक्स में पड़े पड़े ये ईमेल पुराने हो जाते हैं और कोई ध्यान नहीं देता।
और दूसरी सबसे बड़ी शर्त यह है कि ये केवल पढ़े लिखे लोगों के साथ ही काम कर सकता है। अगर लक्षित दर्शक पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं तो प्रश्नावली पूरी तरह से बेकार है। और यहीं पर अनुसूची यानी शेड्यूल की विधि सामने आती है। सही कहा। अनुसूची में भी सवालों की सूची ही होती है, तो फिर ये प्रश्नावली से अलग कैसे काम करती है? मुख्य अंतर यह है कि अनुसूची में एक प्रशिक्षित प्रगणक यानी एन्यूमरेटर खुद लोगों के पास जाता है। मतलब कोई व्यक्ति खुद सामने खड़ा होता है। हाँ, वो सवालों को पढ़ता है, लोगों से पूछता है और उनके जवाबों को खुद अपने हाथों से फॉर्म में भरता है। दुनिया भर में होने वाली जनसंख्या की जनगणना इसी विधि से की जाती है। तब तो ये अनपढ़ लोगों के लिए बेहतरीन है। बिल्कुल, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति खुद सामने खड़ा होकर सवाल पूछ रहा होता है, इसलिए जवाब ना मिलने या फॉर्म खाली छूटने की समस्या बहुत कम हो जाती है। लेकिन इसमें तो समय और पैसे की बहुत बड़ी लागत होगी। इतने सारे लोगों को काम पर रखना, उन्हें प्रशिक्षण देना, उनके यात्रा का खर्च उठाना, ये हर किसी के बस की बात तो नहीं है। ये इसका सबसे बड़ा नकारात्मक पहलू है। बहुत महंगा पड़ता है। लेकिन अब चाहे शोधकर्ता प्रश्नावली का उपयोग करे या अनुसूची का, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सवालों को डिजाइन कैसे किया गया है। ये एक बहुत ही अहम हिस्सा है स्रोत का। स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से बताता है कि प्रश्नावली डिजाइन करना कोई सामान्य काम नहीं है। ये एक विशेष कला है जिसमें अनुभव, धैर्य और मनोविज्ञान की गहरी समझ की आवश्यकता होती है। सवाल कम से कम होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए और उनमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। सवालों के प्रकारों की सूची बहुत दिलचस्प लगी मुझे। हाँ या ना वाले सवाल, बहुविकल्पीय सवाल, खुले सवाल जहां लोग अपने शब्दों में लंबी बात कह सकें। और एक विशेष प्रकार है 1 से 9 तक के स्केल वाले सवाल, जिससे यह मापा जाता है कि किसी व्यक्ति की राय कितनी मजबूत है। जैसे कोई सर्विस उन्हें बहुत बुरी लगी या बहुत अच्छी लगी। ये रेटिंग वाला तरीका बहुत लोकप्रिय है आजकल। लेकिन स्रोत में सवालों के क्रम यानी लॉजिकल सीक्वेंस को लेकर एक बहुत ही मजेदार लेकिन बहुत ही गंभीर नियम बताया गया है। वो नियम पूरी तरह मनोविज्ञान पर आधारित है। सवालों का क्रम तार्किक होना चाहिए ताकि सामने वाले को असहजता न हो। हाँ, स्रोत में जो उदाहरण है वो कहता है कि कभी भी किसी से अचानक ये सवाल ना पूछें कि आपके कितने बच्चे हैं, और उसके तुरंत बाद ये सवाल हो कि क्या आप शादीशुदा हैं। ये सुनने में हास्यास्पद लगता है। बहुत हास्यास्पद है, लेकिन ये दिखाता है कि गलत क्रम लोगों को कैसे आक्रामक या असहज कर सकता है। बिल्कुल। इसके अलावा एक और बात पर जोर दिया गया है, कभी भी ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए जिनमें सामने वाले को गणित लगाना पड़े, जैसे किसी दिहाड़ी मजदूर से सीधे उसकी वार्षिक आय पूछना। ये उसे उलझन में डाल देगा। एकदम। इसके पीछे का कारण यह है कि अगर उत्तर देने वाला व्यक्ति सवालों के गणित में उलझ गया तो वो या तो गलत जवाब देगा या फॉर्म को वहीं छोड़ देगा परेशान होके। तो इसका समाधान क्या है? बेहतर यह है कि उसकी दैनिक या साप्ताहिक आय पूछी जाए और वार्षिक आय की गणना शोधकर्ता खुद अपने ऑफिस में बैठकर करे। ये बहुत स्मार्ट तरीका है। और एक अच्छी प्रश्नावली बनाने के बाद उसे तुरंत लाखों लोगों को नहीं भेज देना चाहिए। स्रोत में पायलट टेस्टिंग का बहुत महत्व बताया गया है। का मतलब है पहले एक छोटे समूह पर उसका परीक्षण करना। हाँ, जैसे बाजार में कोई नया उत्पाद लॉन्च करने से पहले उसकी टेस्ट मार्केटिंग की जाती है। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। इस परीक्षण से पहले ही पता चल जाता है कि क्या कोई सवाल भ्रम पैदा कर रहा है, क्या लोग किसी खास सवाल का जवाब देने से कतरा रहे हैं, या पूरी प्रश्नावली को भरने में कितना समय लग रहा है। बहुत जरूरी कदम है ये। स्रोत में एक कंप्यूटर यूजर सर्वे का बहुत ही सटीक उदाहरण दिया गया है जो दिखाता है कि एक अच्छी प्रश्नावली कितनी विशिष्ट होनी चाहिए। हाँ, मैंने वो देखा। उस सर्वे में बहुत स्पष्ट रूप से पूछा गया है कि मुख्य रूप से किस ब्रांड का कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाता है, IBM, Compaq, HCL, Dell या Siemens। और सॉफ्टवेयर के बारे में भी पूछा गया है, DBase 2, DBase 3, Lotus 123 या Oracle। फिर उस सिस्टम को इस्तेमाल करने में होने वाली कठिनाई को 1 से 9 के स्केल पर रेट करने को कहा गया है। इसमें हवा में बातें नहीं की गई हैं। हर विकल्प स्पष्ट रूप से सामने रखा गया है ताकि सटीक डेटा मिल सके। इस पूरी चर्चा को अगर एक निष्कर्ष की ओर ले जाया जाए तो ये स्पष्ट होता है कि डेटा संग्रह की कोई भी एक विधि हर स्थिति के लिए सही नहीं हो सकती। एकदम सही। कोई एक जादुई छड़ी नहीं है। सही विधि का चुनाव पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि अध्ययन का दायरा क्या है, समय और फंड की उपलब्धता क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण कितनी सटीकता की आवश्यकता है। सही कहा। अगर कोई लाइव घटना घट रही है तो अवलोकन बेहतर है।
अगर बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र से तुरंत जानकारी चाहिए तो प्रश्नावली ठीक है, और अगर आबादी अनपढ़ है या बहुत जटिल जानकारी चाहिए तो अनुसूची सबसे उपयुक्त है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या? सूचनाओं की इस बाढ़ वाले युग में जहां हर तरफ से आंकड़ों की बमबारी हो रही है, श्रोताओं के लिए ये सब जानना क्यों जरूरी है? ये बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी न्यूज़ रिपोर्ट हम देखते हैं, जो भी चुनाव के नतीजे या टीवी विज्ञापन देखे जाते हैं, वो सब कहीं ना कहीं इन्हीं तरीकों से जुटाए गए डेटा पर आधारित होते हैं। बिल्कुल। जब ये समझ आ जाता है कि जानकारी के पीछे का विज्ञान क्या है, तो कोई भी व्यक्ति केवल जानकारी का अंधा उपभोक्ता नहीं रहता, वो एक आलोचनात्मक विचारक बन जाता है, क्रिटिकल थिंकर। सही कहा। वो पूछ सकता है कि जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं उनका स्रोत क्या है, क्या सवाल सही तरीके से पूछे गए थे। ये आलोचनात्मक सोच ही इस पूरी जानकारी का असली मूल्य है। जब कोई ये समझता है कि अवलोकन में कैसे पूर्वाग्रह आ सकता है या प्रश्नावली के सवाल कैसे लोगों को एक खास जवाब देने के लिए मजबूर कर सकते हैं, तो वो किसी भी रिपोर्ट या दावे की सत्यता को बहुत बेहतर तरीके से परख सकता है। तो इस गहन चर्चा में ये समझ आ गया कि डेटा केवल स्प्रेडशीट में बंद संख्याएं नहीं है, बल्कि ये हमारे आसपास के हर बड़े फैसले की नींव है। प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के बीच का बारीक अंतर क्या है, दूसरों की डेटा पर भरोसा करने के खतरे क्या हैं, और एक सही सवाल पूछना कितना बड़ा विज्ञान है, ये सब बहुत स्पष्ट हो गया है। बहुत ही शानदार तरीके से। लेकिन इस चर्चा को समाप्त करने से पहले एक बहुत ही रोचक विचार है जिस पर सबको सोचना चाहिए। वो विचार क्या है? आज की चर्चा से ये बात पूरी तरह से साफ है कि प्राइमरी डेटा मुख्य रूप से इंसानों की ईमानदारी, उनके व्यवहार और उनकी याददाश्त पर निर्भर करता है। बिल्कुल। चाहे वो इंटरव्यू हो जहां हम मानकर चलते हैं कि सामने वाला सच बोल रहा है, या कोई प्रश्नावली जहां हम उम्मीद करते हैं कि व्यक्ति को अपनी आदतें सही से याद हैं। हाँ, ह्यूमन एलिमेंट हमेशा रहता है। लेकिन जरा भविष्य की ओर देखें। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल ट्रैकिंग का दौर है। हमारे स्मार्टफोन और डिवाइस हमारे हर एक कदम, हर एक क्लिक और हर एक चुनाव का बिना थके पूरी सटीकता के साथ डेटा रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये तो है, मशीनें सब कुछ ट्रैक कर रही हैं। तो क्या आने वाले कुछ वर्षों में हमें कभी इंसानों से सीधे सवाल पूछने की जरूरत पड़ेगी, या इंसान द्वारा अपनी याददाश्त के आधार पर दी गई जानकारी हमेशा के लिए पुरानी, अविश्वसनीय और अनावश्यक हो जाएगी? क्या डेटा कलेक्शन से इंसान की भूमिका ही खत्म हो जाएगी? ये एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल है। जिस गति से तकनीक डेटा को कैप्चर कर रही है, डेटा संग्रह का पारंपरिक स्वरूप निश्चित रूप से एक बहुत बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ा है। ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका सटीक उत्तर तो भविष्य ही देगा, लेकिन ये सोचने पर मजबूर जरूर करता है। इस विचार के साथ श्रोताओं को खुद से इस पर मनन करने के लिए छोड़ते हुए आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम दिया जाता है। डेटा के इस सफर में शामिल होने के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए और सबसे महत्वपूर्ण, हमेशा सही सवाल पूछते रहिए।